आग लगी हुई है लोहार कल्याण समिति में। ये सारे लोग किसी संगठन का, किसी नेता का विरोध करते आपकी हैं। प्रदेश अध्यक्षता को सत्यनारायण शर्मा लगातार चुनौती देते आ रहे हैं और सत्यनारायण शर्मा जी का वह पटाखा जो विधानसभा के बाहर उन्होंने फोड़ा था कि हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई है, शर्मा को ही लोकस का बतौर अध्यक्ष देख रहा है, मान भी रहा है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नए नवेले करोड़पति और नेतृत्व में टकापति शख्स को लोहार समाज के नायक बनाने पर आमादा है। संघर्ष मोर्चा के गठन करने की परिकल्पना मेरा और अमरीलाल ठाकुर का ही था। यह भी कहता है कि हम नित्यानंद जी से काम करा लेंगे, कोई अमित शाह जी से काम करा लेंगे, कोई प्रधानमंत्री जी से। आपको लगता है कि जो चीज सुप्रीम कोर्ट से हटाया गया हो इतना आसानी से हमको प्राप्त हो जाएगा? तो करोड़पति को इसलिए नेता बनाया जाता है कि उसके पास पैसा है। संवाद यात्रा दोबारा निकला था, वो आज तक नहीं हुआ। तो अगर उनके उससे हम लोगों को नुकसान, इंदर बाबू की उम्र हो गई है, वो बिछावन पर बैठल, हम तो आरोप नहीं लगाते हैं, वो गार्जियन स्वरूप हैं, लेकिन वो जो चीज समझ रहे हैं उसको जमीन पर उतारना उनके बस का रोग अगर है तो बिहार में आगे गार्जियन हमारे लोकस के लोग नहीं है तो उनको लोकस के बीच में इंटरफेयर नहीं है। लोकस था और पैसा जेएसएस में मांगना निश्चित तौर पर यह गैर जिम्मेदाराना था। आग लगी हुई है लोहार कल्याण समिति में। आग लगी हुई है लोहार संघर्ष मंच में। आग लगी हुई है बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा में। किसे पहले बचाएंगे? नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव का पॉडकास्ट लोहार आजकल और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया और साथ में है हमारे सहयोगी एडवोकेट अभिराम शर्मा। लोहार आजकल की इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं लोहार कल्याण समिति यानी लोकस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और औरंगाबाद से लोहार आदिवासी जागृति मंच के महासचिव मनोज कुमार विश्वकर्मा। आपका हमारे पॉडकास्ट लोहार आजकल में स्वागत है। आपके सवाल में 3 संगठनों का प्रमुख रूप से नाम आया है जी। तो समाज के लोगों ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है जी, जहाँ तक बचाने की बात है तो हम जिस संगठन के अध्यक्ष हैं हमारी प्राथमिकता उसको बचाने का है, लोहार कल्याण समिति की। निश्चित जी, वो हमारी जिम्मेवारी है, प्राथमिकता नहीं हमारी जिम्मेवारी है जी। दूसरा आपने बोला है लोहार आदिवासी संघर्ष मंच। जी, पहले था उसका नाम आदिवासी जागरण मंच, जब दीनानाथ जी हुआ करते थे जी। तो उसके बाद जब आप लोगों के मगध प्रमंडल के बैठक हुई और उस संगठन का नाम बदल दिया गया। जब मनोज जी जुड़े हुए हैं तो इनको पता होगा जी, हमसे ज्यादा इनको जानकारी होगी क्योंकि हम उस संगठन से नहीं हैं। बिल्कुल जी। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि पहले जो नाम था वो था आदिवासी जागरण मंच, जब उसके प्रमंडलीय अध्यक्ष दीनानाथ जी हुआ करते थे। फिर जब इन लोगों ने बैठक की और उसमें अध्यक्ष में बदलाव इन्होंने लाया तो उसका नाम शायद इन्होंने लोहार जनजागरण लोहार आदिवासी संघर्ष मंच रखा। लोहार आदिवासी संघर्ष मंच इन्होंने उस आदिवासी जागरण मंच को विलुप्त करते हुए नया नामकरण किया, जिसके प्रमंडलीय अध्यक्ष चूंकि वो वहाँ के कार्यकर्ता उसके कार्यकर्ता चुने हैं, लेकिन जो हम लोगों ने सुना जाना उसके आधार पर हम जानते हैं कि उमेश विश्वकर्मा जी को इन लोगों ने बनाया जी। अब रह गई तीसरा लोहार संघर्ष मोर्चा। आप गुड्डू जी मैं पहले इन प्रश्नों का आपको जवाब दे देता हूँ। मेरा आपसे एक सवाल हो जाएगा, उसके लिए आप भी तैयार रहिएगा जी। मेरा कहना है कि मेरी प्राथमिकता है, मैं जिस संगठन का हूँ उसका विस्तार करना, उसको समाज के लिए जो बन पड़ता है हम अपने संगठन के माध्यम से
जो करते रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। आगे भी हमारा उद्देश्य है या हमारा संगठन का उद्देश्य है कि हम उस काम को करेंगे। और कोई संगठन किसी में विलय नहीं कर गया है, इसलिए जो जिसकी संगठन है निश्चित तौर पर संगठन अपना काम करता है, उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, उसके जो पदाधिकारी होते हैं, जो उसका नेता होता है, उसकी जिम्मेवारी उससे जुड़ी होती है जी। तो निश्चित तौर पर मेरा जिम्मेवारी जब लोहार कल्याण समिति से जुड़ा हुआ है तो मेरी प्राथमिकता क्या, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं लोकस के लिए काम करता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा संगठन के बारे में नहीं जानता। अब रह गया संघर्ष मोर्चा का, आपने चर्चा किया तो निश्चित तौर पर लोहार संघर्ष मोर्चा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एलायंस है जी। मेरे नजर में ही नहीं, हम लोग चूंकि जब भी उसके बैठक में शामिल हुए हैं, और मैं आपको गुड्डू बाबू इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप जब बिहार लोहार संवाद यात्रा के समय थे हम लोगों के साथ, तो आपने देखा होगा कि जो भी संगठन कार्यक्रम कराया था वो अपने बैनर से लेकर आया था। खास के आपने देखा कि हमारे क्षेत्र में जब आप इधर आए थे, पटना से इस पार हाजीपुर व मुजफ्फरपुर, एक मोतिहारी को छोड़ के यहाँ तक कि आपने पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी या अदर वो क्या बोलते हैं मधुबनी, छपरा, जहाँ भी आपने गए आपको लोहार कल्याण समिति ने ही स्वागत किया, आपका सम्मान किया और आपके कार्यक्रम को, तो यहाँ तक कि बक्सर भी आपके क्षेत्र में पटना प्रमंडल में आता है। तो मेरा ये कहना है कि लोहार संघर्ष मोर्चा एक एलायंस है जी। इसमें सभी संगठनों को शामिल करके लोहार के जो गंभीर मुद्दा है जी, जो हमारा गंभीर समस्या है जी, जब सभी संगठन के लीडर जब समस्या का समाधान चाहते हैं, लोहार का कल्याण चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इन लोगों को एक साथ लाने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको कहिए, इसके तहत हम लोगों ने संघर्ष मोर्चा का गठन करने का प्रयास किया जी। और इसमें जो लोग नहीं आ रहे हैं जी, मैं उस दिन जो दूसरे संगठन के लोग हैं, खास के हाजीपुर में आपको ज्ञात है कि एक संगठन और चलता है, वो लोग चलाते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनके हमको जिला के जो वरिष्ठ लीडर हैं, शायद जनरल सेक्रेटरी हैं उसके या उपाध्यक्ष हैं, वो मुझे हाजीपुर में मिले थे और मैं उनसे कहा था कि आप अलग से देख रहे हैं कि यह बुरा चीज है, लेकिन वहाँ किसी को मारा नहीं जा रहा है, गाली नहीं दिया जा रहा है, सबको आने के लिए कहा जा रहा है, तो कम से कम आप उस बैठक में आते, आप अपनी बात रखते या आप समझने और जानने की कोशिश करते कि ये सारे लोग किसी संगठन का, किसी नेता का विरोध करते हैं या लोहार के समस्या के समाधान के लिए अपना सब कुछ त्याग के, अपनी भावना को, अपने पद को, अपने कद को, उसको भी छोड़ के अगर लोहार की समस्या के समाधान के लिए कोई आना चाहता है तो आपको उसमें आना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, अलग से लोग किस्मार खा बन रहे हैं और एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं। उनको, वैसे लोगों को छीटाकशी करने वाले लोग, सही पूछिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लोहार की समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं। इसलिए लोहार संघर्ष मोर्चा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक एलायंस है, और एलायंस ठीक है, पहले 2 संगठनों के बीच हुआ, 3 संगठनों के बीच होगा, और एलायंस का दरवाजा खुला होता है। कोई भी संगठन आके एलायंस में अगर शामिल होता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा, उनके भी विचार आएंगे उसमें, और फिर हम लोगों ने सोचा था कि बड़ी आगाज करेंगे, समाज को ऊंचे क्या कहते हैं शिखर पर ले जाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोगों को करना चाहिए, और इसके लिए बना था। इसलिए ये तीनों में आपने कहा कि किसको बचाना आप समझेंगे उचित, मैं तो समझता हूँ सब बच के रहे, सब लोग रहे। हम पहले लोहार हैं, उसके बाद संगठन है, उसके बाद कोई अध्यक्ष है, महासचिव है या उसके पदाधिकारी। मैं इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं। हमारा जो फोकस रहेगा वो लोहार संघर्ष मोर्चा पे रहेगा। तो जिस मंच से के बारे में आपने अनभिज्ञता जाहिर की, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बता दूं। दूसरा मंच जो था
लोहार आदिवासी संघर्ष मंच, ये मगध प्रमंडल में कार्यरत है और इसके अध्यक्ष उमेश कुमार विश्वकर्मा है। वही उमेश कुमार विश्वकर्मा जो लोहार संघर्ष मोर्चा के संयोजक हैं और उसी मोर्चा में आप बतौर सलाहकार भी हैं और आप पुराने वरिष्ठ नेताओं में उसमें शुमार हैं, शामिल हैं कि अलायंस ये दिन ब दिन समय के साथ कमजोर होता जा रहा है। तो इसकी पृष्ठभूमि में बताऊंगा। सबसे पहले आपके अपने घर की बात यानी लोकस की। लंबे अरसे से लोकस में आपकी प्रदेश अध्यक्षता को सत्यनारायण शर्मा लगातार चुनौती देते आ रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो आपके खिलाफ लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, लेकिन आप बेबस से दिखते हैं। मामला अब तक नहीं सुलझा। यह एक संगठन, वो भी रजिस्टर्ड संगठन, जिसका आपके दावे के मुताबिक ही 20 से 22 जिलों में प्रभाव है, शायद इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कि सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। पहली बात, आपके सामने चुनौती यह है लोकस के अंदर। लोहार आदिवासी संघर्ष मंच कंफ्यूज है कि मंच को लेकर चले या फिर मोर्चा को। मोर्चा लेकर लोहार संवाद यात्रा 9 दिनों की कराए। इतने कम दिनों में 38 जिले, शुरुआत से ही इस पर सवाल खड़े हो गए। नतीजा, आधे से भी कम जिलों में वो भी बेतरतीब मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ा कारण रहा, सिमट कर रह गए। आधिकारिक रूप से ऐलान फिर किया गया अक्टूबर की 9 तारीख से कि लोहार संवाद यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। और 9 को जब समय आया तो मंच से गया में कैंडल मार्च निकाल ली। संवाद यात्रा फुस। लोग इंतजार में थे कि कोई दूसरी तिथि संवाद यात्रा की निर्धारित की जाएगी। अक्टूबर महीने के 20 तारीख को पटना आईएमए हॉल में मोर्चा की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक बैठी। बात निकलकर आई कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। 8 नवंबर की तारीख तय थी। समीक्षा बैठक में किसी ने पुरजोर तरीके से यह नहीं जानने की कोशिश की कि विधानसभा का घेराव किस लिए और फिर हमारी सरकार से मांगे क्या होंगी। यानी तेली का तेल जले और मसालची की जान निकले। अब बहस शुरू हो गई कि क्या यह टाइमिंग विधानसभा घेरने का सही समय था भी या नहीं, खासकर तब जब हाल के दिनों में लोकस के बड़े नेता और लोहार संघर्ष मोर्चा में शामिल सत्यनारायण शर्मा ने बड़ा वाला बम फोड़ दिया, यह कहते हुए कि हमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोहार समाज के मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो फिर विधानसभा का घेराव किस लिए? क्या इसका औचित्य था कि अब लबोलुआब यह है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, मोर्चा हाशिए पर जाता दिख रहा है। गांधी मैदान भरने की थी, मिलर हाई स्कूल पे जाके रुक गई और उसके बाद से आगे की भी खबर नहीं है। टीजर में सोशल मीडिया पे विलेज लाइन लाइव नहीं जारी की थी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये कि अब नहीं तो कभी नहीं, यानी चुनाव से पहले पहले। अब चुनाव तो अब नजदीक आ गए हैं, फरवरी में शायद आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो लगातार मोर्चा को मैं हाशिए पर जाता दिख रहा हूं और सत्यनारायण शर्मा जी का वह पटाखा जो विधानसभा के बाहर उन्होंने फोड़ा था कि हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई है, उस पटाखे की रोशनी तो खूब हुई और उस रोशनी में लोकस तो जगमगा गया, लेकिन उस पटाखे की धुंध और धुएं में लोहार संघर्ष मोर्चा धूमिल सा होने लगा और वो अधोगति अभी तक जारी है। ये पृष्ठभूमि है। देखिए, आपका पहला सवाल है कि लोकस के संदर्भ में डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा और एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है या समाज को ये लग रहा है कि भाई अध्यक्ष इतनी बड़ी संगठन, इतना मजबूत संगठन जी, और इसके वजह से ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है। तो मैं इसका सीधा आपको बताऊं
कि प्रत्यक्ष, प्रमाण जी जी और विश्वास, जी ये 3 चीजें गुड्डू बाबू आप पर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि आप इसके प्रत्यक्ष हैं। जी प्रमाण हम देंगे, ठीक है। जी प्रत्यक्ष, प्रमाण और विश्वास। मैंने कहा प्रत्यक्ष आप हैं, प्रमाण हम देंगे और विश्वास आपको करना होगा। एक मीडिया के कर्मी होने के नाते आपने प्रत्यक्ष में इसलिए कहा कि मैं थोड़ा सा सीधा ही जवाब देना चाहता था, लेकिन आपके सवाल चूंकि जो हुआ है वो पृष्ठभूमि के द्वारा हुआ है, पृष्ठभूमि बांध के आपने पूछा है जी, इसलिए मैं भी इस पृष्ठभूमि के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जब आप संवाद यात्रा में थे हम लोगों के साथ, आप जितना ही जिला में गए, जितना जिला में क्या आप करीब करीब सभी जगह थे, शुरू से अंत तक। मैं गया में नहीं था, पटना तक नहीं था, उसके बाद मुझे वैशाली के आधा, जब वैशाली से आप लोग निकल चुके थे तो मैं रास्ते में आप लोगों के बीच शामिल हुआ था जी उस समय तक जो भी हुआ होगा वह मेरे अब्सेंट में होता रहा जी। लेकिन मेरी उपस्थिति के बाद आप जहां भी गए, चाहे वो संगठन लोकस हो या वो संगठन कोई और हो, मनोज भाई भी उसमें प्रत्यक्षदर्शी हैं, साथ रहने वाले हैं, अभिराम भाई तो शायद नहीं थे जी, हम नहीं थे हम। हाँ, तो ये 2 तो आप, हम जो भी 4 लोग जुड़े हुए हैं जी इसमें 3 तो हम प्रत्यक्ष हैं जी, इसलिए मैंने कहा कि प्रत्यक्ष में आप स्वयं हैं, प्रत्यक्ष में मनोज विश्वकर्मा जी स्वयं हैं जी और आपने मोतिहारी में भी मंच पर देखा, वो चाहे मेरा मंच हो या किसी दूसरे का क्या, निश्चित तौर पर राजकिशोर जी और रमनीत लाल ठाकुर जी का मंच था जी, वहां भी लोहार कल्याण समिति का अध्यक्ष यानी पब्लिकली किसको कहा गया। फिर जी। वहां सत्यनारायण जी उपस्थित थे, उनको अगर किसी तरह का उसमें कंफ्यूजन था तो प्रतिकार करना चाहिए था। जी दूसरा, मोतिहारी में गए, आपने देखा होगा कि बैनर में निवेदक लोहार कल्याण समिति लिखा हुआ था और वहां के मंच संचालन पारस लाल विश्वकर्मा जी जो कर रहे थे, तो वहां भी पारस लाल विश्वकर्मा ने उनके उपस्थिति में, आम सभा में सभी लोगों की उपस्थिति में मोदी अध्यक्ष का कोई डिबेट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर वह वास्तव में मेरे समानांतर हुआ होते अगर इस मामले में संगठन के, तो कहीं न कहीं यह बात आती। इसका मतलब है कि उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन मन की बात है, सोशल मीडिया पर लिख देना। दूसरा, प्रमाण के रूप में मैंने कहा, ये मैंने आपको प्रत्यक्ष कहा, उसके लिए आप मधुबनी तक गए, आप सबने देखा है, उस पर कहीं विवाद नहीं उत्पन्न हुआ, न कोई बातें आई। मैंने प्रमाण के रूप में अब कहा, जो मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं जी। हाँ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। वो अब चूंकि अब तो इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ नेट पर डलाता है, वो सरकार का प्रोग्राम हो, संगठन का प्रोग्राम हो, सब आ जाता है। लेकिन खैर, उनके जहाँ तक बात है तो उन्होंने एक मुकदमा किया जी। एक केस तो मैंने किया था जनहित याचिका, आपको मालूम है, हाई कोर्ट में। जी, राधेश्याम जी वकील थे। हाँ, मेरा राधेश्याम जी वकील विथ पिटिशनर भी थे, हाँ, जिला अध्यक्ष हमारे मुजफ्फरपुर के होने के नाते, और उसमें हम 2 पिटिशनर थे, मैं और राधेश्याम जी। उनके माध्यम से ये फायदा हुआ था कि एक वकील होने के नाते कम पैसे में कहिए वकील मिले, और दूसरा हुआ फायदा कि एक वकील हैं तो वकील से कम अपने विषय पर चर्चा तो कर ही सकते हैं ना, नहीं तो एक साधारण आदमी केस करेगा तो वकील जो कहेगा सो करना पड़ेगा। तो एक वकील अगर खुद पिटिशनर है तो पहले ही फायदा हुआ कि वकील के लाइसेंस के नाते कोर्ट में भी खड़ा होने का अधिकार प्राप्त था जी। और वकील के साथ भी बैठ के हम डिबेट किसी विषय पर, किसी पॉइंट पर कर सकते थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये हमारी समझ थी। अब आगे क्या हुआ वो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, और लोग क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है। सब लोग जानते हैं कि मेरा केस 5 डेट तक चला, 6ठे डेट में हमने उस केस को हमारा केस है, न कि मेरा केस डिफीट है, न डिस्पोजल है, न डिसमिस है। लोग डिसमिस को भी
श्रेय लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरा तो वेबसाइट पर। अब उसमें आइए, मैं प्रमाण के रूप में कहा कि उसमें उसके बाद सत्यनारायण शर्मा जी ने भी एक केस किया जी, जो केस नंबर आप सब लोग जानते हैं, आज भी वह सोशल मीडिया पर घूम रहा है जी, उस केस में सत्यनारायण शर्मा जी ने स्पष्ट लिखा है, आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोहार कल्याण समिति बिहार। जी, ये किसी से छिपा, तो इस पर कोई भी साथी, चाहे वो हम नाम क्यों लें, जो परसों तरसों आपने डिबेट किया है और वो सवाल उठाए थे, जी, उनको अन्य विषयों पर अगर डिबेट किए तो अलग बात है। इस विषय पर उसमें से एक साथी को मैं कागजी प्रमाण भी भेज चुका हूं। जी, फिर भी अगर वो इस चीज को उसी के आधार पर वो बोले आपको कि अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, सत्यनारायण जी कोर्ट में ऐसा दिए हैं, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आपको प्रत्यक्ष में आपको स्वयं गवाह रखा, जी, प्रमाण के रूप में मैंने आपको कहा कि उन्होंने स्वयं लिख के दिया है केस नंबर 5617 में, जो उनका केस है, जी, जो अभी तक कहाँ है पता नहीं, अभी तक खुला भी नहीं है, जी, लेकिन उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोहार कल्याण बिहार जी, सत्यनारायण शर्मा। तो ये जी, प्रमाण के रूप में हुआ। जी, अब रह गया विश्वास, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया आपके बीच कि हम चारों लोग एक शिक्षित लोग हैं जी, और संगठन होता है वो विश्वास पर चलता है। आज लालू यादव के भले ही एक सीट बिहार में न आए, नहीं भी आया है लोकसभा में, जी, लेकिन उनके जो वोटर हैं उसका विश्वास उसके साथ खड़ा है, इसलिए आरजेडी खड़ा है। ठीक है, जदयू के भले ही 40 सीट आए, 42 सीट आए बिहार में, जदयू के कार्यकर्ता, जदयू का वोटर नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, इसलिए जदयू खड़ा है। भाजपा के वोटर, भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी के साथ या भाजपा के साथ खड़े हैं, तो वो उसका एक विश्वास है और संगठन विश्वास पर चलता है। जिस दिन हमसे विश्वास हट जाएगा, लोहार कल्याण समिति क्या, लोहार जिस दिन हमको चित्त से उतार देगा, उस दिन हमें सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर पूरा हजारों बार लिख देंगे अध्यक्ष 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 अध्यक्ष, तब भी नहीं मानेगा। जी, बिल्कुल। और तथ्यों से, तथ्यपूर्ण तथ्यों से विश्वास मजबूत होता है। मुझे आपको किस प्रकार से संबोधित करना चाहिए? लोहार कल्याण समिति अध्यक्ष बिहार, प्रदेश अध्यक्ष, बस। चलिए, बहुत बढ़िया। जब लोहार समाज का एक धड़ा डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा को ही लोकस का बतौर अध्यक्ष देख रहा है, मान भी रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नहीं, वो धारा जो मान रहे हैं वो विश्वास खोए हुए लोग हैं, आप स्पष्ट देख रहे होंगे, और जिनका मैं समझ रहा हूं कि आप नाम नहीं ले रहे हैं, तो मैं भी नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उसमें से जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था उससे 1 महीने पहले हम लोगों की बैठक हुई थी जी, और वो तय हुआ था चुनाव का तिथि का जी, कि उस दिन जब हम लोग बैठे हुए थे, 13-14 लोग बैठे हुए थे जी, और वहां से टेलीफोन, चूंकि वहां सभी जिला अध्यक्ष में नहीं उपलब्ध थे या कोर कमेटी के लोग नहीं थे प्रदेश कमेटी के, तो जो हम लोग, चूंकि जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे इंजीनियर हरसिंह ठाकुर जी, उनके मृत्यु के बाद सीट खाली होने के बाद लाजमी था उसको भरना, और ठाकुर जी हमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हुए थे, तब तक मैं उस पद को मतलब कार्यकारी अध्यक्ष के हैसियत से चला रहा था जी। लेकिन जब ये बात हुई थी तो डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी से भी बात हुई थी, और उस समय वर्तमान के जितने जिला अध्यक्ष थे सब लोगों से टेलीफोन पर हमने, और जिनका आप नाम नहीं ले रहे हैं तो मैं नाम ले ही लेता हूँ, इसमें क्या जाता है, हर हिमांशु जी स्वयं हमारे साथ उस में शामिल थे, और अध्यक्ष के चुनाव कराने का प्रस्ताव जब मैं रख रहा था तो वो लोग थोड़ा सा टाल रहे थे कि अच्छा आप तो अभी चला ही रहे हैं, चलाइए, अस्थिर रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ही बहुत एग्रेसिव हो गया कि नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष कहलाने से बेहतर है कि कोई भी हो, संगठन का अध्यक्ष होगा सो और कार्यवाहक होगा सो, उसका भी एक सीमा होता है, निश्चित तौर पर समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए। तो तय हुई और वो तिथि निर्धारित हुआ जब 30 दिसंबर 2022 को
का, तो सभी जिला अध्यक्षों से, जो हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष थे, उन लोगों से बात हुई। सब लोगों को विश्वास में लेके आने का कि भाई अगर ये इस बैठक में आप सब लोगों को आना पड़ेगा, चुनाव में भाग लेना पड़ेगा। तो आपको बता दें गुड्डू बाबू कि संगठनात्मक रूप से हम लोगों ने एक इतिहास रचा जी। निश्चित तौर पर इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर संगठनों में हाथ उठा के चुनाव होता है, समर्थकों के माध्यम से होता है। कि जैसे अभी देख लीजिए ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री, हम लोग भी मानते हैं कि वहाँ विधायक दल क्या चुने होंगे, मोदी जी का जो फरमान हुआ होगा, हो गया। जी जी बिल्कुल। अन्यथा प्रथम बार विधायक चुनाए हैं, वो विधायक दल के नेता हो गए। तो फरमान भी संगठन में जरूरी होती है, मजबूती जरूरी होती है, उसका नेतृत्व मतलब एक जरूरी होता है। लेकिन हम लोगों ने पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया, उसके लिए बैलेट छपे, उसके बाद उसके लिए क्या बोलते हैं, बैलेट डालने के लिए बॉक्स बना, नॉमिनेशन फॉर्म बना, ठीक है, और उसके लिए सारे टाइमिंग सेट किए गए, उसके प्रचार प्रसार महीनों दिन समय दिया गया। और इसमें प्रचार क्या करना था, संगठन के इसमें जिला अध्यक्ष और जिला के एक और पदाधिकारी जो सचिव हैं उनको आमंत्रित किया गया था मुख्य रूप से प्रत्येक जिला से। और जो उसके जो उस समय हम लोगों में था क्या कि हम लोग मेंबरशिप चला के एक मेंबर बनाते थे कि और मेंबर के लोग जो होंगे वही इसके वोटर होंगे। चूंकि 10,000 लोग आ जाए उससे क्या मतलब है जी, आम सभा तो थी नहीं। तो उसमें सब लोग आमंत्रित थे और अंत में भले ही अब कोई अब्सेंट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हमारे सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए, जिला के साथ साथ उनके साथ जो सचिव लोग थे वो उपस्थित हुए। प्लस आप कोई गाड़ी करके मान लीजिए आया तो खाली क्यों आएगा, किराया खर्च हुआ भाई उस पर, तो आदमी 2-4-5 आदमी बैठा के भी लाए। यानी मेरा जो चुनाव हुआ 500-700 लोगों की उपस्थिति में हुई। संजोग कहिए कि ऐसा। और हिमांशु बाबू से आज की तिथि में भी पूछिएगा तो वो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि वो आपको कभी न कहे होंगे पूर्व में और आज भी न कहेंगे कि अध्यक्ष सत्यनारायण जी है। वो निश्चित आपको कहेंगे कि नहीं, अध्यक्ष तो धर्मेंद्र शर्मा ही है। अब आपस में कुछ बातें हैं वो हम लोगों के संगठन के अंदरूनी मामला है। इसमें दूसरे लोग एक विपक्ष के तरह अगर इसमें मजा लेते हैं, कमेंट लोकस को फोकस कहते हैं, बोकस कहते हैं, वो उनकी मानसिकता है। वो उस पर मेरा कोई जवाब इसलिए नहीं है कि मैं पहले कहा कि मैं अपने आप को लोहार समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो लोग ये शब्द के प्रयोग करते हैं वो लोग भी अगर अपने आप को लोहार समझ लेते तो शायद वो चाहे जिस संगठन से हो या गैर संगठनात्मक हो, फिर भी हमारे साथ उनके साथ बैठने में एक भाईचारा के तरह लोहार के विषय पर अगर हम चर्चा करते तो ज्यादा बेहतर होता किसी संगठन या किसी व्यक्ति पर उंगली उठाने से। अगला सवाल थोड़ा सेंसिटिव है, इस सवाल के बाद आपके जवाब आएंगे और इसके बाद मैं औरंगाबाद से जागृति मंच के जो महासचिव हैं मनोज विश्वकर्मा, उनकी भी एक टिप्पणी चाहूंगा। हमारे सहयोगी अभिराम जी कुछ सवाल आपके सामने रखेंगे कि 90 के दशक में लोहार कल्याण समिति के उभार और लोहार जनमानस में प्रभाव रखने वाला यह संगठन अपने नकारा उत्तराधिकारियों व नेतृत्व के कारण क्या आज के समय में बेमानी और पिछलग्गू हो चुका है, जो नए नवेले करोड़पति और नेतृत्व में टकापति शख्स को लोहार समाज के नायक बनाने पर आमादा है। क्या लोकस के अंदर नेतृत्व में सामाजिक चेतना और समाज से जुड़े हित व सरोकारों का टोटा पड़ गया था, टोटा पड़ गया है? क्या उनमें वैचारिक शून्यता घर कर गई है? जवाब चाहिए। मित्र बंधु जी, सभी सवालों का जवाब है जी कि मैं पहले भी कहा कि मैं इस बिहार के किसी भी जिला या प्रमंडल को जी अपने से भिन्न नहीं समझता हूँ। दूसरी बात कि देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली है जी, राजनीतिक दलों का, सामाजिक संगठनों का निर्माण करने की जो स्वेच्छा लोगों में है, किसी तरह की बैंडिंग नहीं है,
जी उसका कुप्रभाव राजनीति में भी पड़ता है और सामाजिक संगठनों पर भी पड़ता है। जी। जहाँ तक लोकस में आपने कहा, क्या शब्द आपने बोला कि नकारा, उत्तराधिकारियों व नेतृत्व के कारण। उत्तराधिकारियों नहीं, मैं समझ गया उत्तराधिकारी का मतलब मैं समझता हूँ जी। पहले जान लीजिए कि 90 के दशक में ये लोहारों की विडंबना है जी कि एक लोहार जाति के लोगों का हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो भी भविष्य में भूत में हम लोगों ने जो भी गलतियां की है उससे हमको सीख लेना चाहिए जी वर्तमान को मजबूत करना चाहिए और भविष्य का निर्माण करना चाहिए जी। परंतु हो क्या रहा है कि लोकस के कोई पदाधिकारी न तो नकारात्मक हैं न इसके उत्तराधिकारी कोई शिक्षा के हैं। लोकस जिस समय, मैं समझता हूं कि आप इसको जानते भी नहीं होंगे, जिस समय बड़े बड़े लीडर लोहार समाज के अधिकार के लिए, खास के एसटी के अधिकार के लिए जब लड़ रहे थे जी। उस समय बिहार के बड़े बड़े भूप, उस समय भी पहली बात तो जान लीजिए कि मैं उनको नमन नहीं कर पाया। दुर्भाग्य है कि जो इस अधिकार को लेके बिहार में लोगों के बीच आए थे जानकारी, उनको तो बिहार के सभी लोग जानते भी नहीं हैं, स्वर्गीय गोस्वामी दास जी को। संजोग से वो वैशाली जिला के लावलपुर गांव के थे। जहां तक वो बन पड़ा उस जमाने में आर्थिक तंगी थी, मध्यम वर्गीय परिवार से थे, नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी इस लोहार समाज के लिए। और जब वो लेके आए थे और उनके जब कुछ शिष्य लोग बने, हरिशरण ठाकुर जी, गोरख बाबू जैसे लोग, तो इन लोगों ने उसी समय 92 में लोहारों का संगठन बड़ी उफान पर था। और 92 के समय में जब ये लोहारों का डिमांड बड़ा जोर पर पकड़ा था, क्या मिला, औपबंधिक मिला, वो सब पर हम नहीं जाएंगे, वो सब आप लोग जानते हैं। उसमें से जब सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे और वहाँ जो परेशानियां झेलना पड़ा, केस किसी कारण से लोग लड़ नहीं पाए, डिफीट नहीं हुआ, सारे केस कोई डिस्पोजल आपके नहीं है, मेरे शब्द में जान लीजिए, लेकिन अभाव के कारण ये लोग लड़ नहीं पाए तो केस एक तरफा डिसीजन में चला गया। और वैसे स्थिति में जब आपको ये भी याद होगा कि 2006 में बढ़ई को पहले ईवीसी का दर्जा मिला था और लोहार को ईवीसी का दर्जा 2008 में मिला था। और उस समय जितने लोग हमारे लीडर लोग थे उस पर कोई टिप्पणी नहीं। जब सब लोगों ने हार मान गया कि अब किसी कीमत में लोहार को अब एसटी का दर्जा नहीं मिलने वाला है, उस समय हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर हरिशरण ठाकुर का एक शब्द था कि वो लोग कहते थे कि बालू पेरने से कहीं तेल निकलता है, तो इन्होंने जवाब दिया था कि आप लोग ठीक है समझ रहे हैं कि बालू पेरने से तेल नहीं निकलता है, लेकिन हरिशरण ठाकुर बालू पेर के भी तेल निकालेगा। और इसी मिशन के तहत तो काम अकेले भी करते रहे, जो लोग उनका साथ दिए लेके चलते रहे, चलते चलते जो भी परिस्थिति आपको 2016 तक आई। उसके बाद आज भी आप देख लीजिए, उससे पहले आप 2004-06 देखिए, एलबीएम का गठन कब हुआ? 2014 में जी। उससे पहले बिहार के कोई और संगठन लोकस के अलावा किसी संगठन के बारे में जितने लोग लेक्चर दे रहे हैं उन लोगों से जानिए कि क्या लोकस के अलावा किसी और संगठन को भी लोग जानते थे क्या? लोहार के नाम पर, विश्वकर्मा के नाम पर तो कई संगठन थे, आज तक विश्वकर्मा के नाम पर कोई संगठन ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ आर्थिक अभाव को झेलते हुए, व्यक्ति के का अभाव झेलते हुए, संगठनात्मक कमजोर होते हुए, मैं मानता हूँ इस चीज को। और यहाँ तक जब हम लोग एच.एस. ठाकुर जब लाए और जब हम लोग इसमें शामिल हुए और जब हम लोग इसको लेके आए, तो आज भी गाय बेजाय रो गा के भी अगर कोई नाम लेता है तो लोकस का नाम लेता है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज भी लोकस बिहार में अव्वल नंबर 1 का संगठन है। तो फिर इसके पदाधिकारी नकारात्मक हो कैसे सकते हैं? दूसरी बात कि जो कुछ भी आज तक हमने, ठीक है, इंसान जो काम करता है गुड्डू बाबू, गलती उसी से होती है। जो काम करेगा ही नहीं उसको गलती क्या हुआ, सही क्या हुआ, वो समीक्षा करेगा बैठा हुआ, बस इतना ही कर सकता है, उसको महसूस नहीं होगा।
जो हारेगा नहीं वो जीत की तरफ कैसे जा सकता है, रास्ता कैसे बना सकता है। तो आपके सामने है, इधर 2-3 वर्षों का आप देख लीजिए, धरना प्रदर्शन करना हुआ, फलना करना हुआ, चिलना करना हुआ, यहाँ तक कि हम अपने साथियों के साथ, मैं अकेले अपने पर श्रेय नहीं लेना चाहता, हमने तो इस महीने 2023 में भी मुख्यमंत्री का घेराव किया ना मुजफ्फरपुर में। किसी ने हिम्मत जुटाया क्या? बड़ी बड़ी बात करने, कोई आदमी लेके आएंगे जांगड़ा साहब को, रैली करवा लेंगे, कहेंगे कि अधिकार मिल जाएगा। कोई वैशालीगढ़ में लोहारों को हथौड़ा लेके भेज देंगे, अमित शाह जी आ रहे हैं, अधिकार मिल जाएगा। ये सारी घटनाएं जो 3-4 वर्षों में घटी है, खास के 16 के बाद, हमारे लिए संदेश गलत जाता है, गलत संदेश जाता है। इस घटना का आपने जिक्र किया तो नहीं, मैं देखिए इसको नकारात्मक नहीं लेना, मैं चाहता हूँ इस घटना का जिक्र किया 2023 में, ये मुख्यमंत्री का घेराव करने की, सचिवालय का घेराव करने की बात आपने की, लेकिन इसी घटना के बाद आप पर आरोप भी लगने शुरू हो गए कि आपने संघर्ष मोर्चा बनाकर और बाद में एक अलग राह आपने पकड़ ली। इसी तरह के आरोप राजकिशोर शर्मा पर भी लगती है। निश्चित तौर पर देखिए, मैंने कहा कि जो काम करेगा जी, हार और जीत या नकारात्मक और सकारात्मक श्रेय उसी को जाता है। मैं क्यों ऐसा किया, आपका सवाल एकदम जायज है, सटीक है। अब फिर आप बिलवार संघर्ष मोर्चा पर आ गए जी। मैंने संघर्ष मोर्चा के गठन करने की परिकल्पना मेरा और अमीरीलाल ठाकुर का ही था, यह भी सच है जी। चूंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं लोहार हूँ, उसके बाद कोई संगठन है, उसके बाद कोई अध्यक्ष है या महासचिव है, उपाध्यक्ष है, संगठन सचिव है, बड़े कुछ है। तो लोहार का समस्या है तो पहले आप लोहार बनिए ना, संगठन को 2 मिनट के लिए ताक पर रख दीजिए, संगठन जहाँ है उसके बाद उसको मजबूत करिए, लेकिन सब आदमी एक साथ आइए। तो इसकी परिकल्पना हम लोग 8 जनवरी 2023 में किया था, ऐसा 23 में किया था, और उसका परिणाम आपको गया में निकला। 2 दिवसीय चिंतन मंथन दिवस, वो हम लोगों का आयोजन नहीं था, वो आपको उस समय जो गया में आप लोग चलाते थे जागृति मंच, आदिवासी जागृति मंच, उन लोगों में उस समय जब हम लोगों ने बात किया तो हम लोग बैठे, उस समय मात्र 5-7 लोग हम लोग बैठ के परिकल्पना किए थे। उसमें थोड़ा सा राजकिशोर शर्मा जी जल्दीबाजी कर गए, मीडिया बुला लिए, यूट्यूब बनवा दिए, डाल दिए। वो गलती मैं महसूस करता हूँ, हम लोग मना किए थे कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका मानना था कि नहीं, जब तक मीडिया में नहीं जाएगा समाज कैसे जानेगा। जो भी हो, हम लोगों का प्लानिंग था कि जितने नए और पुराने, एक शब्द का मेरा गौर कीजिएगा, मैं कभी छोटा और बड़ा नहीं कहता हूँ, और किसी संगठन और किसी नेता को मैं कभी अपने भाई के अलावा, अपने शुभचिंतक के अलावा कभी निगेटिव नहीं समझा। वो भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो उस समय जब परिकल्पना हुई और गया का घटना फिर आपके सामने है, वहां जब हो गया, संघर्ष मोर्चा का गठन हो गया, और उसके बाद जो जिम्मेवारी दी गई थी, उस समय भी तय हुआ था कि मिलर हाई स्कूल मैदान में हमको कार्यक्रम करना है। कार्यक्रम नहीं होने पाया, काहे रीजन जो भी हो, उस रीजन में हम भी शामिल हैं। जब हम लोगों ने बात की, मिलर हाई स्कूल का कार्यक्रम नहीं हुआ, जातीय आधारित गणना, हालांकि जातीय आधारित गणना पर कोई डिबेट नहीं कीजिएगा, आज हम स्पष्ट बोलते हैं, वो ये सब खो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जातीय आधारित गणना का समय आया, सब लोग जान रहे थे कि 1 अप्रैल से ही होना था, भले ही वो 15 अप्रैल से हुआ। तो उस समय कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। सब लोग, अब गठन हो गया लोहार संघर्ष मोर्चा का, आप जागृति मंच चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई सुशील मोदी के यहाँ जा रहा है, कोई सम्राट चौधरी के यहाँ जा रहा है, कोई नित्यानंद राय के यहाँ जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री जी के यहाँ, आपको बताएं जदयू के ऑफिस में भी लोग 2-2 मीटिंग कराए हैं। उसके बाद यहाँ तक कि हम तो नाम लेते हैं, सत्यनारायण शर्मा जी तो जनता दल में जाके शामिल हुए हैं, उस समय तो वो उनके साथ थे ना, मांझी जी के साथ। तो जब मैंने देखा कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैं भी एक संघर्ष मोर्चा का फाउंडर सदस्य हूँ। दूसरी बात कि मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, आखिर मेरी जिम्मेवारी तो बनता है ना लोहार समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो मैंने पहले धरना का आयोजन किया, धरना में LBM को मैं साथ लिया,
निश्चित तौर पर आप लोग बधाई के पात्र हैं बिहार के लोहार। उस समय जो परिस्थिति थी उसके अनुसार सभी लोगों ने अपने संगठन को ताक पर रख के भी उस कार्यक्रम में भाग लिए थे। जो लोग नहीं लिए थे मैं उन पर आज तक सवाल नहीं उठाया। खैर उसके बाद जहाँ तक वहाँ उसके बाद मैं जब सचिवालय लगातार, कभी आप देखे होंगे गुड्डू बाबू, इससे पहले मैं कभी पत्राचार में विश्वास नहीं करता हूँ। अधिक पत्राचार उतना ही होना चाहिए जितना आपको जरूरत हो। तो जब जाति आधारित गणना पर पत्राचार करने की नौबत आई तो मैंने सचिवालय पत्राचार किया। पत्राचार का जब 2-3 पत्राचार का, एक पत्राचार मैंने किया 30 जून 2022 को, 6 महीने जवाब नहीं आया। फिर मैंने एक पत्राचार किया 3 जनवरी को, जब उस पर हमारे सचिवालय के जो अधिकारीगण हैं उनसे कुछ बातें हुई और उन्होंने आश्वस्त किया, थोड़ा इंतजार करना पड़ गया। जब वो नहीं माने तब जाके मुझे फिर वहाँ फिर सचिवालय गए, फिर उस दिन एक कागज रिसीव कराया और जब उस पर संज्ञान लेने की नौबत नहीं आ रही थी तो मैं वहीं बोला था कि हम लोग हो सकता है कि इसके लिए करो और मरो की स्थिति में आवेंगे। धरना प्रदर्शन में भी क्या हुआ, हम लोग तो यहीं रह गए, अपना LVM के अध्यक्ष गए, अपना क्या बोलते हैं ज्ञापन वगैरह दिए। लेकिन उसके बाद जब तक जाति आधारित गणना प्रारंभ नहीं हुई थी तो मैंने मुख्यमंत्री का मुजफ्फरपुर में जो एक प्रोटोकॉल के तहत कहता है विरोध करने का जो तरीका होता है उसके तहत मैंने किया, जो हमारा मौलिक अधिकार है। इतना काम करने के लिए के बावजूद भी या सुप्रीम कोर्ट से अधिकार छीना गया, बिहार सरकार हमारी बात को सुन गया। हमारी मीन्स हमारा ही नहीं, पूरे लोहार के समस्या को बिहार सरकार भी एक कमार और लोहार को डिफेंस नहीं कर सका, अलग अलग नहीं कर सका, स्थापित नहीं कर सका। उसके बाद भी कोई कहता है कि हम नित्यानंद जी से काम करा लेंगे, कोई अमित शाह जी से काम करा लेंगे, कोई प्रधानमंत्री जी से। आपको लगता है कि जो चीज सुप्रीम कोर्ट से हटाया गया हो इतना आसानी से हमको प्राप्त हो जाएगा? तो इसके लिए अब लोहारों के लिए करो या मरो की स्थिति नहीं है तो क्या है भाई। इसलिए मैंने संघर्ष मोर्चा के जब साथियों को देखा कि कोई भाजपा की राजनीति में लग गए, कोई जदयू के राजनीति में लग गए, कोई लोजपा के राजनीति में लग गए, कोई राजद के राजनीति में लग गए, और मेरे लिए प्राथमिकता था समाज। मेरे लिए पार्टी कोई प्राथमिकता नहीं रखता। पार्टी तब है जब हमारा अधिकार प्राप्त होता है, नहीं तो हम तो वोटर हैं। हम तो कभी आज इसको वोट देंगे, कल उसको वोट देंगे। ये चीज क्यों नहीं हमारा लोहार समझता है? लेकिन लोग दलगत राजनीति में, और इसका उदाहरण है कि कुछ साथी, जिस दिन मैं केस किया भी नहीं था उससे पहले आपको याद हो गया, जिस समय संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, कैमूर के साथियों के साथ ये लोग भाजपा कार्यालय में जाके ज्ञापन दे आ चुके थे। उसके उस समय संघर्ष मोर्चा तो नहीं की बात नहीं थी। अगर संघर्ष मोर्चा की बात रही रहती तो शायद ये सारे साथी से पहले बात होता। देखिए, कोई भी अलायंस हो, गठबंधन संगठन हो, उसके बीच पहले साथियों के बीच कम्युनिकेशन बनना चाहिए। जब ये उस समय कम्युनिकेशन का अभाव हुआ था, निश्चित तौर पर मैं इसको स्वीकार करता हूं। और जब मैंने देखा कि ये कम्युनिकेशन नहीं बना और सारे लोग अपने अपने काम में अपने अपने संगठन के माध्यम से लगे हुए हैं, वैसे स्थिति में मुझे केस में जाना हुआ, तो या प्रदर्शन जो भी करना हुआ मैं अपने बैनर तले निश्चित तौर पर किया। उसके लिए हम पर आरोप लगे, लेकिन वो आरोप मैं स्पष्ट बोलता हूं कि निराधार है। उसके बाद अभी वर्तमान स्थिति में जब उमेश जी को आप लोगों ने लाया, आप देख लीजिए, मैं सिर्फ इसलिए किसी के साथ खड़ा होता हूं। अभी आप सवाल किए हैं, कई सवाल हैं, उसी का जवाब मैं दे रहा हूं, नहीं तो मैं इतना बात नहीं बोलता। लेकिन उमेश जी के नेतृत्व में जब मगध में संगठन बना, एक हम लोगों की आस जगी। और जहां तक नेतृत्व के अभाव का सवाल लोकस में, ऐसा नहीं है। आपसे मैं एक पर एक लोग हैं यहाँ, परंतु मैं तो सीधा समझता हूं कि जब मैं मगध और तिरहुत और औरंगाबाद गया और मुजफ्फरपुर के नजर से देखता ही नहीं हूं, तो हम लोग अब जब लोगों को देखा कि उमेश जी का बड़ा जोर शोर से लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं रुकूंगा, सवाल यहीं से खड़ा होता है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो गांधी ने उस आंदोलन को, जो फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने वाले मुख्य नायकों में से एक थे, और बिरला जैसे
बड़े धनाढ्य व्यवसायियों ने उनको आर्थिक मदद दी थी। बिरला फ्रंट पे खड़ा नहीं था, वो नेता बनने की होड़ में नहीं था, लेकिन आज जब एक करोड़पति को इसलिए नेता बनाया जाता है कि उसके पास पैसा है। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है। पहली बात कि इसको मैं व्यक्तिगत रूप से लेता हूँ, आई एम नॉट नाउ उमेश विश्वकर्मा, लेकिन जब आप लोग लेके आए तो हमने भी एक महसूस किया कि शायद इस व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होगी, इसलिए मगध के लोगों ने बड़ा जोर शोर से इनको आगे किया है। अब उसमें व्यक्ति विशेष की अगर बात होती कि उसको गुड्डू जी लेके आए हैं, उनको मनोज जी लेके आए हैं, क्या बोलते हैं दीनानाथ जी लेके आए हैं या फलना जी लेके आए हैं, तब शायद मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन मगध के लोगों का जो आव भाव हमको दिखा, एक चीज है। दूसरी बात कि आपको एक चीज और मैं स्मरण करा दूं, 14 सितंबर को शायद इन लोगों की पटना में बैठक हुई थी। उस बैठक में मैं शामिल नहीं हुआ था। चूंकि आपका सवाल एकदम जायज है, धन होना, आपने ठीक कहा कि गांधी जी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो बिरला हों या जो भी उस लोग थे, वो आर्थिक मदद कर रहे थे। आज के तिथि में भी मेरा मानना है, मैं आपको अगर याद होगा तो जो IMA हॉल में 20 सितंबर को बैठक हुई थी, उसमें मैं देखा, मैं ये बात उमेश जी के सामने भी रखा था कि हम लोहार हैं, आप लोहा हैं, हम आकार देना जानते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आप गर्म कितना होइएगा, ये बात मैं बोला था। और जो औजार बनेगा, अगर वो औजार खड़ा नहीं उतरेगा तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। ये चीज उमेश जी आपको देखना है कि आपके कंधे पर अगर लोग भार दे रहे हैं तो आप इसको बखूबी निभाइए, नहीं तो हम लोग कभी भी किसी को भी अलग कर सकते हैं। खैर, मेरा मानना है कि हम लोग उमेश जी को नहीं जानते। उमेश जी को आप लोगों ने हम लोगों के बीच रखा, और मैं पहले कहा कि इसको मैं जिला में क्षेत्रीयता की नजर से देख नहीं रहा हूँ। तो एक चीज मेरी मंशा में जरूर है कि सामाजिक संगठनों में जो जिस क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखता हो उसको उसी क्षेत्र में रहना चाहिए। मैं एकदम बेबाकी से आपके प्रश्न का ये जवाब दे दिया कि अगर उनकी इच्छा है राजनीति की तरफ जाने का, तो उनको स्पष्ट होना चाहिए कि हमको राजनीति करना है, सामाजिक क्षेत्र के लोग उनको राजनीति में सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर सामाजिक क्षेत्र में आए हैं तो उनको समाज के मुद्दों के साथ समय समय पर संघर्ष करना होगा। उसके लिए लाठी खाना हो, गोली खाना हो, प्रतिकार सुनना हो, अपमान झेलना हो, सम्मान मिले, वो एक नेतृत्वकर्ता को ये सब कुछ करना पड़ता है। और निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं हम लोग महसूस कर रहे हैं कि अब कारण जो भी हो, कमियां हुई है, उसका जवाब उनके तरफ से होगा। लेकिन उमेश जी के बारे आप कह रहे हैं कि धन के नाते हम लोगों ने नेता माना है, ये धर्मेंद्र शर्मा कदापि स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आज उमेश जी आए हैं तो आप कह सकते हैं कि धन के चलते लोग उनको नेता मान रहे हैं। आज से पहले उमेश जी नहीं थे, तब भी हम लोग सब अपने संगठन को चला रहे हैं। आज के तिथि में भी आपके साथ प्रमाण है कि जब मैं कोई लोकस का कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं जिला में का भ्रमण कर रहा हूं, अपने संगठनों के काम के लिए कर रहा हूं, मैं कहाँ उमेश विश्वकर्मा की बात करता हूं, कहाँ मैं उमेश विश्वकर्मा के पैसे पर जाता हूं, कहाँ उमेश विश्वकर्मा के लेके गया हूं, बता दीजिए। सवाल ये नहीं है कि जिनको उनके धन से लगाव होगा, जिनको उनको ये करना होगा, अगर अच्छा वो मूर्ख तो नहीं है, अगर वो अपना हाथ सिकोड़ लेंगे तो जो स्वार्थ रखे हुए हैं, जो लालच कर रहे हैं, जो उनको जबरदस्ती नेता बनाना चाहते हैं, वो बना देंगे क्या? इसलिए इस बात को ये विश्वास की बात नहीं है। अगर ऐसा करना हुआ रहता तो जो आप सवाल पूछे हैं कि 20 गांधी मैदान के बजाय मिलर हाई स्कूल पर आए, वो भी अब तक नहीं हुआ। आपने कहा कि संवाद यात्रा दोबारा निकला था, वो आज तक नहीं हुआ। तो अगर उनके उससे हम लोगों को नुकसान हुई है, सच पूछिए जो मेरा लोकस का क्या क्या प्लानिंग रहा होगा, क्या क्या प्रोग्राम रहा होगा, आखिर सब हम लोगों ने तो, चूंकि लोकस का मंशा सिर्फ यहाँ ये था, इतना था, खास के धर्मेंद्र शर्मा का मंशा ये है आज भी कि अगर लोहार का एकजुटता किसी भी कारण से होता है तो उसमें लोकस पीछे नहीं होगा। अपना अगर कुछ त्याग भी कर देना होगा तो हम त्याग करके लोहार को मजबूत करना चाहते हैं। हम दूसरे संगठनों की तरह, दूसरे नेताओं की तरह ईगो पालने वाले लोग नहीं है
इसलिए हमने उमेश जी का साथ दिया। अगर उमेश जी लोगों का साथ छोड़ के चले जाएंगे तब भी समाज का काम होगा, तब भी सामाजिक संगठन के लोग काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मनोज जी, जी क्या ऐसा नहीं लगता कि एक बार संघर्ष मोर्चा बनता है फिर बिखर जाता है, दोबारा इतिहास अपने आप को दोहराता है एक छोटे स्पैन में ही, ज्यादा बीच का गैप ज्यादा नहीं है, टाइम स्पेन ज्यादा लंबा नहीं है, फिर संघर्ष मोर्चा बनता है और फिर आपको एक बिखराव सा दिखता है। इस पर आप टिप्पणी चाहूंगा। जी गुड्डू जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं उनको मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन है। और आपने बहुत अच्छा लाजमी सवाल किया है कि गया में जब चिंतन मंथन बैठक हुआ था तब करीब 28 से 30 जिला के लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें मैं भी शामिल था जी, धर्मेंद्र अंकल भी थे। तो वहाँ लोहार संघर्ष मोर्चा का जन्म हुआ था संस्था का, और उसमें 9 लोग उसके कोर कमेटी के, बहुत अच्छे अच्छे लोग कोर कमेटी के सदस्य बनाए गए थे, और उन्हीं के माध्यम से पूरे बिहार के लोहार को अपनी रणनीति का जिम्मा दिया गया था। तो धर्मेंद्र अंकल ठीक ही कह रहे हैं कि कुछ रणनीति न होने की वजह से उनका अप्रैल में कुछ कार्यक्रम हुआ था, तो उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन उनके ऊपर तो ब्लेम लगाया गया था कि बिना पूछे कोर कमेटी के बिना किसी तरह का मंशा लिए या परिचर्चा किए हुए उन्होंने कार्यक्रम को प्रारूप दिया था। तो कहीं न कहीं तो समाज के हित में था वह, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम था वह सरकार के सामने उस समय दौर था कि ये सरकार की नीति आई थी जातीय जनगणना को लेके, तो उसके खिलाफ में समाज हित में इन्होंने उस कार्यक्रम को प्रारूप दिया जो सराहनीय था। तो उसके बाद देखिए, मैंने ये स्पष्ट किया कि लोहार संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ था कि सभी संगठन के लोग एक साथ बैठ के और एक रणनीति के तरह लोहार के किसी भी समस्या, चाहे जो भी समस्या आएगी या पूर्व से है, उसके लिए हम लोग नीति के तहत काम करेंगे। प्रदेश स्तर पर जी, क्षेत्रीय स्तर पर जो जहाँ है अपना कर सकता है। वो बिल्कुल कोर कमेटी के लोगों से मेरी बात हुई भी थी जी। ऐसा नहीं है कि जब हम सचिवालय जाने लगे, ये करने लगे, तो मैं किसी से बात नहीं, चुकी जिस तरह अभी हम लोगों को आपस में बातचीत होती रहती है जी, उस तरह उस समय भी सारे लोगों से, और आपको ये होगा आप उसमें थे जी। जब लिखा गया में जो कोर कमेटी और एडवाइजरी कमेटी का गठन जो हम लोग रूम में किए थे, वो रजिस्टर पर जो क्या बोलते हैं लिखावट है वो मेरा है, मेरे हाथ में था। मैंने जब सौंप दिया था आप लोग को तो मुझे सिर्फ स्मरण भर था कि कौन कौन लोग हैं, चूंकि लिखित तो मेरे पास था नहीं। तो मैं जब सब लोगों से बात किया तो सब लोगों का एक्टिविटी देखा कि अपने अपने संगठन के प्रति ही था जी। तो और उसमें मैंने ये भी कहा कि उससे पहले कुछ लोग, हमारा भी है, मैं अपनी भी गलती मानता हूँ। अब हमारे सत्यनारायण शर्मा जी उसका कमेटी के मेंबर थे, और जनता दल का पूर्णिया में कार्यक्रम था तो लोकस के बैनर लगा के वहाँ चले गए हैं इधर आपके इधर। तो ये मैंने ये कि हम चाहते थे कि निश्चित तौर पर वो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ सो या सचिवालय लोग जा लगे सो ये संघर्ष मोर्चा के होना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति सामने आती है और जैसे अभी मान लीजिए इंडिया तो कभी ममता बनर्जी लेती है, कभी तेजस्वी मुंह फुला लेते हैं, कभी क्या बोलते हैं मुलायम सिंह के बेटा मुंह फुला, गठबंधन में होता है ऐसा, होता है। तो उस समय में देखा कि समय तो अब किल हो जाएगा ना, समय पर अगर हम चोट नहीं करेंगे तो मुश्किल था। जब कोई कुछ नहीं करेगा तो लोग कुछ न कुछ तो समाज के लिए करेंगे, इस बात की मैं प्रशंसा करता हूं आपकी। तो अब उस दौर में फिर वहां से क्या हुआ कि लोहार संघर्ष मोर्चा जो था वो मृतावस्था में चला गया।
उसके बाद उस पर किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ। लोग अपनी अपनी भूमिका में लड़ाई लड़ते रहे, हम लोग भी लड़ते रहे, हम लोग भी कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहे। और तमाम जब ये इन्होंने संवाद यात्रा की शुरुआत की तो मैं लोहार कल्याण समिति के तमाम पदाधिकारियों को अपनी ओर से हार्दिक नमन करता हूं कि इतना बड़ा कम्युनिटी होने के बाद इन्होंने उमेश जी के नेतृत्व में पीछे आने का काम किया, साथ चलने का काम किया और उनको नेता मानने का काम किया। केवल और केवल समाज की विडंबना को, समाज की समस्या को हल करने के लिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार से हम लोग जो वंचित हुए पड़े हैं, उस अधिकार को पाने के लिए लोहार कल्याण समिति पूरे प्रदेश में उमेश जी के नेतृत्व में चलना पसंद किया। लेकिन जब हम लोगों ने सारी ये संवाद यात्रा का समापन औरंगाबाद की धरती पर किया, इसके बाद किसी तरह की रणनीति नहीं बनना, चाहे वह गांधी मैदान हो, चाहे वह मिलर हाई स्कूल हो। तो मिलर हाई स्कूल की जब बात आई थी तो उमेश जी का स्पष्ट करना था कि मैंने तो केवल आवेदन अभी दिया था और जिन्होंने आवेदन दिया वो अपनी बहादुरी के लिए, जो आवेदन लेकर गए वो अपनी बहादुरी के लिए उन्होंने फर्स्ट से फोटो खींचा और डाल दिया। तो कहीं ना कहीं उमेश जी के साथ भी जो इर्द गिर्द लोग पड़े हुए हैं उन्हीं के मंच के, वो कहीं ना कहीं उमेश जी को बदनाम भी करना चाहते हैं। क्योंकि समाज की जब लड़ाई चलेगी तो सामाजिक स्तर पर हर चीज का निर्णय होगा, तभी उस पे पूरे बिहार के लोग पहल करेंगे। तो कुछ लोग उनके साथ हैं, जो धर्मेंद्र अंकल ने कहा कि कुछ उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी अपेक्षाएं हैं, उसको लेके उनके साथ रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग उन सब में नहीं हैं। हम लोग सामाजिक चेतना का, समाज के अधिकार के प्रति हम लोग निरंतर चिंतित रहते हैं। उसको लेके हम लोग किसी न किसी कार्यक्रम को या तो प्रारूप देने का काम करते हैं, या तो जो समाज हित में आगे बढ़ेगा उसके साथ पूरा औरंगाबाद की कमेटी निरंतर रहने का काम करती है। कि अभी मौजूदा दौर में डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी के द्वारा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट में आ गया, जिन्होंने 56 क्या तो केस नंबर की बात की, जिसमें उन्होंने अपने आप को जनरल सेक्रेटरी बताया है। तो उसमें जो इंदर ठाकुर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारे अभिभावक हैं, बात यहाँ एक और भी बात आती है, बात पैसे का भी आता है। तो लोहार कल्याण समिति जब पूरे राज्य स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वह उसका रिजल्ट जो भी आए, तो हम जानना ये चाहते हैं कि लोहार कल्याण समिति का जब अपना खाता है, अपना सब कुछ है, तो फिर JSS जन सेवा समिति उसमें क्या भूमिका अदा करती है, इससे लोग दिग्भ्रमित होने का काम कर रहे हैं। बिहार के हमारे समाज के लोग थोड़ा सा जानकारी इस पे चाहते हैं। देखिए मनोज बाबू जी, इंदर बाबू एक गार्जियन है जी, और उनको एक गार्जियन के ही भूमिका में रहना उचित था जी, लेकिन वो ओवर कर रहे हैं जी, आप इसको दो नजरिए से देखिए। जी, हम बिहार के लोहार, जी, वो भी बिहार के हैं। जी, जो लोग दिल्ली में काम करने वाले लोग अपने को व्याकुल भारत बनाए हुए हैं, वो सब बिहार के हैं। जी, अलग के तो है नहीं, हम बिहारी हैं, उस नाते हम बिहारी हैं। बिल्कुल। लेकिन बिहारी में दो शब्द आ जाता है, एक बिहार से बाहर रहने वाले बिहारी हैं जिनको सिर्फ अधिकार चाहिए, और एक हम बिहार के रहने वाले लोहार हैं जिनको बिहार के में रहने वाले लोहार, बिहार से बाहर रहने वाले लोहार। हम बिहारी लोहार हो सकते हैं, लेकिन वो बिहार से बाहर हैं, इससे वह जमीनी संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम बिहार में रह के संगठनात्मक काम कर रहे हैं, तो क्या क्या कठिनाई आ रहा है समाज को स्थापित करने में, उसको जितना हम आप समझ रहे हैं मनोज बाबू, गुड्डू बाबू, अभिराज बाबू, चाहे उमेश बाबू, धर्मेंद्र या और भी लोग, उतना वो इंदर ठाकुर जी नहीं समझ सकते हैं।
इंदर बाबू की उम्र हो गई है, वो बिछावन पर बैठल, हम तो आरोप नहीं लगाते हैं, वो गार्जियन स्वरूप हैं, लेकिन वो जो चीज समझ रहे हैं उसको जमीन पर उतारना उनके बस का रोग अगर है तो बिहार में आके करें, नहीं उनके बस में है तो वो आदेश नहीं दे, क्योंकि बिहार में बैठा हुआ लोग खुद बेवकूफ है, पहली बात। दूसरी बात कि वो पैसा मांगते हैं जेएसएस में, जब वह भली भांति जानते हैं वो एक तो पहली बात कि इंद्र ठाकुर जी पर मेरा सीधा कहना है कि वो गार्जियन जब हमारे लोकस के लोग नहीं है तो उनको लोकस के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जी। अगर वो जेएसएस के हैं तो स्पष्ट करें कि मैं जेएसएस हूँ जी। अगर वो लोकस के हैं तो स्पष्ट करें मैं लोकस हूँ जी जी। लेकिन एक केस लोकस का और पैसा जेएसएस में मांगना निश्चित तौर पर यह गैर जिम्मेदाराना काम है, और यही कारण है कि धर्मेंद्र शर्मा ने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया जी। आपको मालूम होगा जब धर्मेंद्र शर्मा केस लड़ा था और खुलेआम मांगा था, लोगों ने दिए, मैं लोहार के लोग, बिहार के लोहार को मैं धन्यवाद देता हूँ, उस समय क्या एक भी बाहर के लोगों ने दिया था हमको? क्या नहीं। और जो लोग भी दिया, मैं घाटा में रहा, नफा वो क्या कहते हैं कि चाहे जो भी हुआ तक सका किया, लेकिन मेरा तो किसी पर कोई कमेंट नहीं, कोई आरोप नहीं आया, लेकिन मैं तो जो काम किया अपने लोकस के अकाउंट के माध्यम से किया। और कोई कहते हैं कि वो जिला का खाता है, कोई कहेगा कहीं का, अरे भाई एक संस्था जो रजिस्टर्ड है उसकी खाता जिला में है कि प्रदेश में है कि ब्लॉक में है, उसका मामला है ना जी। वो उसका ऑडिट होगा, क्या होगा, उसको नोटिस होगा, वो तो उसका जवाब उस संस्था देगी ना, बिल्कुल, दूसरा नहीं ना देगा। नहीं। अब रह गया जेएसएस के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। हमारे जो सत्यनारायण बाबू हैं वो दिल्ली भी चले जाते हैं उन लोगों के बुलाने पर, बिहार भी आ जाते हैं हम लोगों के भी। तो अब जेएसएस के खाता में पैसा मांगना कहीं से भी उचित नहीं है, और यही कारण है कि उनको आज जो केस में झेलना पड़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। इंदर बाबू को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि ठीक है, आप मुजफ्फरपुर के खाता में नहीं दो तो कोई और खाता है तो उसी में लो जी। अगर मुजफ्फरपुर से आपको परेशानी है तो ठीक है, वो आखिर वो भी तो सत्यनारायण जी के पाथी में था ना जी जी। पिटिशनर तो सत्यनारायण जी है ना जी। फिर सत्यनारायण शर्मा जी को क्यों नहीं स्पष्ट करना चाहिए कि हम भाई जेएसएस को तो नहीं जानते हैं? तो ये स्थिति हम नहीं ये करेंगे, लेकिन दिल्ली वाले लोगों को अगर दिल्ली में केस लड़ना था या वो केस को वो कहते हैं कि हम बिहार में आए हैं, तो दिल्ली में बिहार से ज्यादा रुपया है, बिल्कुल, वहाँ मजदूरी से लेकर अफसर तक जो लोग हैं उनके पास नगद आमदनी है महीने का, और बिहार में रहने वाले हम किसान हैं, मजदूर हैं, उधार भी खट लेता है जी। लोहारे का लकड़ी का काम करने जब जाता है तो उसको कोई जरूरी नहीं है कि रोज पैसा मिलता है, कभी कभी तो यहाँ तक भी होता है कि महीनों दिन खटवा के लोग पैसा नहीं देता है। तो यहाँ पैसा का अभाव हो सकता है, दिल्ली में तो अभाव नहीं है, तो वहाँ क्यों नहीं वो लोग कमेटी बना के दरवाजे दरवाजे घूम के लोहारों से पैसा वसूल के हाई कोर्ट को दे देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? बिहार वाले से क्यों मांगते हैं जी? यानी स्पष्ट तौर पर आप लोकस के प्रदेश अध्यक्ष के नाते जेएसएस से आपका कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, ऐसा आप स्वीकार करते हैं? पहले भी नहीं था। याद करा दूं गुड्डू बाबू, जेएसएस का जब गठन वो लोग किए थे, मैं नहीं जानता हूं उसको, उस समय भी जब जेएसएस की बातें वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, मैं स्पष्टवादी लोग हूँ, मैं उसी समय कह दिया था, यहाँ तक कि जब मैं केस लड़ रहा था उस समय भी इंदर ठाकुर जी ने कहा था कि आप जेएसएस के माध्यम से रुपया मंगा के लीजिए। मैंने कहा कि जब मेरा अकाउंट है, मैं स्वयं इस केस का पिटिशनर हूँ, मतलब या कोई भी सामाजिक संस्था का काम कर रहा हूँ तो उसमें जेएसएस हूँ। तो बोले कि ये एनजीओ है, ऐसे करेगा वैसे करेगा, और उस समय बिहार से भी कई लोग वहाँ दिल्ली गए हुए थे। तो कहने का मतलब कि जेएसएस को मैं सीधा तौर पर मैं नहीं जानता कि जेएसएस कौन है। ये जो सत्यनारायण शर्मा जिसके इसमें पिटिशनर हैं, तो उसमें जो पिटिशन बनाया गया है, तो उस पिटिशन के आधार पर
ये लोग अब अपनी लड़ाई, जो हमारा आरक्षण की बात थी, जो हमारा संवैधानिक अधिकार की बात थी, उसको भुला करके अब लोहार के मूल होने की बात कह करके ये हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, या वहां से जो आया है कि अब हाई कोर्ट जाइए। हमको नहीं पता है कि हाई कोर्ट जाने का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया है कि वहां से भी खारिज हो गया है। तो हम जानना इस चाहते हैं कि आखिर केस में हमारी तरफ से क्या किया गया है और क्या होने वाला है, उस पर थोड़ा सा हम आपसे बिहार के लोहार जानना चाहते हैं। देखिए, मैं तो अपने केस के बारे में बता सकता हूँ जी उस केस के संदर्भ में जो सोशल मीडिया पर तैरता है वो आप देख रहे हैं और हम देख रहे हैं जी। अब इसके नजरिया से देखिएगा तो अपने अपने व्यक्तिगत राय की जहाँ तक बात है तो मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता सकता हूँ। केस के बारे में या तो जज साहब जानेंगे या वकील साहब जानेंगे जो उसके जानकार होते हैं। जी। रह गई बात कि जो टिप्पणी उस पर होगी, देखिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, विरोध नहीं, विरोध की बात नहीं, समीक्षा और विश्लेषण होनी चाहिए किसी चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ वहाँ तक तो जब केस हुआ था बात, तो वह केस कुछ दिन में मेरा चला जी। आज भी उस केस का अंतिम डिसीजन देखिएगा, मेरा केस डबल बेंच में था जी। तो उसमें अंतिम लाइन में लिखा हुआ है कि इनके विषय यानी सब्जेक्ट पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई जी। और मेरा केस न डिसमिस है न डिस्पोजल है, वह क्लोज है। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले जो एक तो पहली बात आपको बता दें कि इनका सुप्रीम कोर्ट में केस एक्सेप्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल। जो उनका वेबसाइट जो वो लोग डाल रहे हैं उसी की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हम बिल्कुल। अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसका ऊपर का लाइन देखिएगा तो उसमें केस पर लिखा हुआ है डिस्पोजल जी। देखे हैं पूरा, हम देखे हैं पूरा पढ़े उसको। और निचला अंतिम लाइन देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है डिसमिस। हाँ डिसमिस। तो जो केस डिस्पोजल हो गया, डिस्पोजल का मतलब होता है निष्पादन और डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त, खारिज जी। कोर्ट के भाषा और आम अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको कोर्ट के भाषा में अलग बोला जाता है और आम भाषा में अलग। जैसे स्टिक बोलिएगा तो स्टिक का मतलब होता है छड़ी, स्टिक का मतलब होता है लाठी, स्टिक का मतलब होता है डंडा। इसलिए कोर्ट में अगर लिखना होगा तो लाठी को लाठी ही लिखना होगा अंग्रेजी में, हिंदी में छड़ी को छड़ी ही लिखना पड़ेगा और डंडा को डंडा ही लिखना पड़ेगा, सोटा को सोटा ही लिखना पड़ेगा। लेकिन एक शब्द उसका अंग्रेजी क्या होता है, स्टिक। स्टिक लिख देने के लिए 4 अर्थ निकल जाएंगे। तो ठीक उसी तरह जब इस केस के नीचे डिस्पोजल डिसमिस लिखा हुआ है तो हम कैसे मान लें कि हाई कोर्ट में यह केस स्वीकार हो जाएगा। मैंने ये कहा कि लोहार होने के नाते हम लोगों को वो जिस विषय पर गए हैं पहले आपस में बैठ के इन लोगों को रणनीति बनाना चाहिए। एक बात मैंने कहा ना कि जो हारता है वही जीतने की कामना करता है और वही जीत का रास्ता बनाता है। जिस रास्ते पर हम चल दिए हैं हो सकता है उस रास्ते में कांटे हों, मुझे पता नहीं, आगे जाके कांटा दिख गया तो हम रास्ता बदल देंगे। नीचे इस केस में लिखा हुआ है कि परमिशन टू फाइल SLP appeal allowed and मैटर डिसमिस्ड। अभी अभिराम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी जी। तो अभिराम जी के चंद सवाल हैं आपसे। आखिर हम इस मोर्चा को लेकर कैसे आगे बढ़ें एक मजबूत अलायंस के तौर पर, और लोकस एक बड़ा रजिस्टर्ड संगठन है और दूसरे मंच है, वो भी मजबूती के साथ कैसे खड़े रहें और इस अलायंस को एक संबल दें, इसी से चंद सवाल अभिराम जी आपसे पूछना चाहेंगे। अभिराम जी। बिहार संघर्ष मोर्चा अलायंस बना और पूरे बिहार में अलग अलग समिति अपना अपना सिस्टम से अपना कार्यरत हैं, अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं, अपना अपना कोर्स व्यवस्था कर रहे हैं, सिस्टम से अपने कायम है। लेकिन लोहार के भलाई के लिए अलायंस बना करके लोहार संघर्ष मोर्चा के बिहार संयोजक उमेश विश्वकर्मा जी का नाम आया। तो मेरा यहाँ पर कहना है कि 20 तारीख को जो पटना में मीटिंग हुआ IM हॉल में, उसमें धर्मेंद्र जी अभी भी बोले और बोले भी थे, हम भी सुने थे कि लोहा कितना गर्म होगा, इशारा किए थे उमेश जी को कि उमेश जी पर निर्भर करता है। तो मेरा ये कहना है कि बिहार में विभिन्न संगठन, विभिन्न एजेंडा और विभिन्न डिमांड सबका, जैसे मूल जाति हम हैं
तमाम लोहार हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरे बिहार में अलग अलग परिभाषा है। तो जब उमेश जी बिहार के संयोजक बने अलायंस का, सभी पार्टी का अलायंस का, तो मेरा ये कहना है कि जब अलायंस का बिहार संयोजक बन गए और बना दिया गया इनको, तो 38 जिला में जो अपना अपना एजेंडा था, तो अलायंस का कोई एजेंडा जो न बना, क्या इसको भूल माना जाए? अभिराम बाबू, आपका पहले स्वागत है। आपका सवाल एकदम जायज है। मैं उदाहरण के रूप में भी कुछ बताऊंगा कि कोई भी एलायंस का जो कन्वेनर बनता है, संयोजक, निश्चित तौर पर किसी न किसी संगठन के लोग ही होते हैं, अलग से नहीं लाए जाते हैं। इसके उदाहरण भी हैं। जब एनडीए बना था तो जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक बने थे और अटल बिहारी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, जो भाजपा से थे और जदयू से थे। खैर, एलायंस तो संगठनों का ही होता है। उमेश बाबू की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली। अब उमेश बाबू अपने आप को उस जिम्मेवारी को समझ पा रहे हैं या नहीं, इसका जवाब उमेश बाबू देंगे। एक संयोजक की जिम्मेवारी होती है सबको संयुक्त करना, सबको संगठित करना, सबको एक साथ लेके चलना। संगठनों में भिन्नताएं हो सकती है, लेकिन संयोजक का काम है उस सभी भिन्नताओं को अभिन्न अंग बनाना। उसमें कहीं न कहीं निश्चित तौर पर आपके सवाल जायज हैं कि खड़े नहीं उतरे हैं, इसको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब रह गया कि 38 जिला में अब उनके, मैंने तो कहा कि चूंकि आपके उनका प्रभाव और मगध की तरफ था, हम लोगों ने सिर्फ इसलिए स्वीकार किया कि चलिए कुछ हम लोगों को आसान हो जाएगा, हम सभी साथी एक साथ हो जाएंगे, विभिन्न संगठन के लोग हैं, इस बहाने भी अगर सब लोगों का एक संयुक्त अथी बन जाता है और कोऑर्डिनेशन लोगों का बन जाता है तो इससे बेहतर क्या होगा। हम लोगों को साथ हो भी जाना चाहिए, जो लोग साथी अलग है उनको भी समेटने की जिम्मेवारी उनकी बनती है, जिसमें अब उनके तरफ से जो जहाँ तक हमसे बात हुई है उसके अनुसार सही पूछिए तो मैं भी बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। स्पष्ट बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी बुरी आदत है कि किसी मिशन को लेके अगर चलिए तो उसको समय पर पूरा करना चाहिए। अगर वो समय पर नहीं होता है तो उसके लिए निश्चित तौर पर समाज में उसका संदेश गलत जाता है। जैसे पहला बार हुआ था कि हम लोग संवाद यात्रा में जब लोग निकले तो तय था कि प्रथम चरण का संवाद यात्रा होगा, द्वितीय चरण में होगा, तृतीय चरण में होगा, यानी सभी जिलाओं का भ्रमण होगा। वो भी हम लोगों का ब्रेक हो गया। उसके बाद कई आरोप गुड्डू जी अपने सवाल में लगाए, वो स्थितियां भी आई। लेकिन इसको ये इस समझ के मानना चाहिए कि मेरा मानना है कि कभी किसी चीज को नकारात्मक नहीं लेना चाहिए। जो गलतियां हुई हैं उसको स्वीकार करते हुए उसमें संशोधन करके और आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस मैटर पर कई बार लगातार, अगर पूछिएगा तो और लोग संपर्क में रहें या नहीं रहें, हम और राजकिशोर ठाकुर जी भी लगातार उनसे संपर्क साधे रहे। और एक दिन गूगल मीटिंग भी हमने रखा था और उस दिन वो जिम्मेवारी दी गई थी मिलर हाई। ये लोग, हमको तो पहले आश्चर्य हुआ कि गांधी मैदान से हम लोग मिलर हाई स्कूल पर आ गए, लेकिन जो गलतियां हुई हैं स्वीकार करना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो वो भी सही, वो भी जिम्मेवारी समय से नहीं निभा सका। तो 20 नवंबर को जो मिलर हाई स्कूल का कार्यक्रम करने की बात थी, अब तक एनओसी नहीं मिलना, ये 20 दिसंबर नहीं मिलना, ये सब जब बातें आई तो मैंने ही स्पष्ट 3-4 दिन पहले कह दिया कि 8 दिन में अगर आप एनओसी ले भी लेते हैं, पैसा जमा कर देते हैं, तो 8 दिन में संभव नहीं है, चूंकि हम लोग बिहार संपर्क नहीं कर सके। अब उससे पर्सनली मेरा नुकसान क्या हुआ, तो लोकस अपना काम भले ही और लोकस के प्राधिकारी कम करें बेसी करें, हमारे सभी साथी बड़ा एनर्जेटिक है। आप देख रहे हैं बुलेट जी भी हम संवाद यात्रा में लगातार थे, सत्यनारायण जी और हमारे बीच भले ही कोई बात हो लेकिन हम लोग लगातार थे, मनोज जी, मुखिया जी, जो लोग भी थे सब लोग लगातार साथ काम किए थे। तो हम लोगों का मानना था कि हम लोग भी
2-3 महीना खामोखा बैक चले गए, क्योंकि लोकस का पहले ही तय था कि हम लोगों को क्या क्या करना था। लेकिन मैंने कहा ना कि हम जब मान लिया कि कोई साथ दे रहा है तो हम भी उसको साथ दे देते हैं, हम तो आखिर लोहारे हैं ना, क्योंकि समाज के संवैधानिक अधिकार की बात, संविधान की पहले अधिकार है, उसके बाद बहुत बात है। लेकिन नहीं हुई है तो उमेश जी पर आरोप लगाने से बेहतर है कि उमेश जी से हमारा निवेदन होगा, रिक्वेस्ट होगा कि जिम्मेवारी लेने पर जिम्मेवारी निभाना पड़ता है, और अगर जिम्मेवारी नहीं निभा पाते हैं तो हमको स्पष्ट कर देना ही चाहिए ताकि दूसरा साथी भी अपना काम करे। तो किसी कारण से अगर नहीं हुआ है तो इसका जवाब या तो उमेश जी देंगे, और फिर इस पर जहाँ तक संघर्ष मोर्चा की बात है तो अभी तो इसका जन्म हुआ है जी, है ना, जन्म हुआ है, और गलतियां जो लोग इसमें हैं वो उनको सामूहिक इसको स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं व्यक्ति गलती नहीं करता है, होता है व्यक्ति से, लेकिन उसकी जिम्मेवारी संगठन पर जाता है। अगर हमारे संगठन के कोई साथी गलती करेंगे तो सीधे जैसे कल ही परसों अरुण भाई और अमित भाई लोग जो आरोप लगाए तो वो लोकस पर आरोप लगाते हैं, न कि धर्मेंद्र पर लगाते हैं। तो उसी तरह वो संघर्ष मोर्चा पर एक आरोप है जिसको बहुत जल्दी हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको खत्म करें। लेकिन चूंकि उसके हम एक सदस्य हैं के रूप में हैं, उसके संयोजक उमेश जी हैं, तो वो समझ रहे हैं कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, सारे सदस्य मिलके करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर हर निर्णय संयोजक को लेना चाहिए, और संयोजक अगर निर्णय लेने में असमर्थ हैं तो उनको अपने मेंबरों के बीच इस बात को रख देनी चाहिए ताकि मेंबर भी उस पर विचार करें। और उसके अलावा जो एक्टिव मेंबर होंगे, तेज तरार मेंबर होंगे, वो निश्चित तौर पर इस पर अपना राय मशविरा करके और नया एक्शन लेंगे। तो दिसंबर में तो रैली नहीं हो पाई, अब आगे भविष्य जाने। लोकसभा, आपने सही सवाल किया था कि जनवरी फरवरी में हो सकता है कि फरवरी तक आचार संहिता का मामला आ जाए, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ये अगर दोष दें तो किसको दें? समस्या तो ये है, हमने जिसको नेता माना है उसको तो हम दोषारोपित नहीं कर सकते हैं, उसकी मजबूरी को भी हमको समझना पड़ेगा, और अगर वो मजबूर है तो जिम्मेवारी दूसरे के कंधे पर भी आना चाहिए। आपका राय ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा उस पर और थोड़ा सा हल्का कहना चाहते हैं कि आपका जब कहना था कि लोहा कितना गर्म करेंगे उमेश विश्वकर्मा जी पर निर्भर करेगा, तो मेरा ये कहना है कि उमेश विश्वकर्मा जी तो जवाब देंगे और नहीं तो वो सहयोगी से साथ लेंगे, ठीक है। लेकिन जब उमेश विश्वकर्मा जी संयोजक बन गए तो अलायंस के बन गए, तो सिर्फ व्यक्ति अकेले रह गए। तो जब पूरे टीम आपके जैसे लोग, खासकर जब एक 90 के दशक में एक आपका लोकस का एक प्रभाव, चाहे अभी भी लोकस को लोग, सच बात है कि सब कुछ जानते हैं, हम लोग दूर हैं फिर भी जानते हैं, आपके बारे में भी जानते हैं। तो इतना बड़ा जब एक कार्यक्रम का एक समय कम के बाद भी हम लोग को निर्णय लेना था, तो जब एक अलायंस बना तो हम लोग देख रहे हैं कि तो आपको भी शायद मालूम नहीं हो पा रहा है, उमेश जी को भी नहीं जानकारी हो रहा है, कुछ बयान दे रहे हैं, कुछ बयान दे रहे हैं। अलायंस का एक मैंने पहले भी चर्चा किया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनको बनाना चाहिए होता है। और दूसरी बात पर कर रहे हैं कि आपका भूल हुआ कि नहीं, आप जवाब दीजिए। नहीं, ये भूल हमारी भूल ये है कि हम आप पर विश्वास करते हैं, और दूसरी बात कि हम ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। अगर यही जिम्मेवारी मेरी अगर होती, संयोजक का एग्जाम्पल लीजिए, तो उसके लिए हम 200% दोषी होते। लेकिन जिनको जिम्मेवारी, मैंने पहले कहा कि उनका काम होता है भिन्नता को अभिन्न अंग बनाना, तो वहाँ कहीं ना कहीं उमेश जी की जो भी मजबूरी रही हो उस पर अभी कोई बात नहीं हो पाई है। लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि हम लोगों की का अगर गांधी मैदान या मिलर हाई स्कूल का जो कार्यक्रम था वो हो जाना चाहिए था, जो पहले बैठक में तय हुई उस अनुसार, और नहीं हुआ तो ये हमारी वीकनेस है। लेकिन इस वीकनेस को लेकर रोना कहीं से उचित नहीं है। इस वीकनेस को दूर करके निश्चित तौर पर समाज से हम माफी मांगते हुए चाहेंगे कि इसको पूरा करना हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है।
मतलब इसमें देर अब करने की जरूरत नहीं है। देर करने की जरूरत नहीं है। और अंत में एक संदेश हम देना चाहेंगे जी जी कि मैं उन सभी संगठनों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं और कि आप संगठन चलाते हैं, संगठन में हो सकता है कि मेरा संगठन छोड़ के कोई दूसरे संगठन में चले जाएं, कोई दूसरे संगठन के लोग हमारे साथ चले आवें, ये अलग मैटर है। कोई नए लोग भी संगठन में शामिल हों, उनको जहां दिल में मिलेगा, जहां मन मिलेगा। लेकिन हम लोगों का जो समस्या है अन्य जातियों और अन्य समाज के से विभिन्न तरह का है। विभिन्न तरह का इस मामले में है कि हमारा समाज कहीं से सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से स्थापित नहीं है, और समाज स्थापित है तो अब आप किसी दूसरे समाज से अपने को तुलना कीजिएगा और अपने आप को कहिएगा कि हम बहुत बड़े गामा हैं, तो या भूल कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं त्याग की भावना रखनी होगी, क्षेत्रीयता की भावना का त्याग करना होगा। और आपको एक नेतृत्व की जहाँ तक बात है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, संगठनात्मक एक नेतृत्व पर विश्वास कीजिए, एक का आदेश का पालन कीजिए, वो अलग मैटर है। लेकिन नेता जहाँ तक बनाने की बात है, अब कौन क्षेत्र से कौन नेता हो जाएगा कौन जानता है। यहाँ सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है, संगठनात्मक एक नेतृत्व हो, लेकिन वह नेतृत्व के निर्णय तो जो होगा उसमें प्रोग्राम बनेंगे, एजेंडा तय होगा। लेकिन इनमें इन लोगों को करना था कि सभी जो भी बिहार के संगठन है, हम सब लोगों को कह निवेदन करेंगे कि एक साथ आके बैठिए, इसमें किसी तरह का कोई राजनीति मत कीजिए। उसका संगठन का क्या मामला है, उसके अंदर क्या हो रहा है, कहाँ, इस पर अगर हम डिबेट करेंगे तो जानते हैं एक राजनीतिक पार्टी की तरह हम लोहार ही एक लोहार का डिबेट कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हम कमजोर हो रहे हैं। सुंदर। हम अमित शाह पर अमित जी पर आरोप लगाएंगे, अरुण जी पर आरोप लगाएंगे, वो हम पर आरोप लगाएंगे, हम सत्यनारायण जी पर आरोप लगाएंगे, कोई हम पर आरोप ये आरोप प्रत्यारोप का दौर सोशल मीडिया आने के बाद जो शुरू हुआ है, उससे अगर समाज को सही पूछिए, एक रूपता आने के बजाय हम लोगों में भिन्नता आ गई है। बिल्कुल। इसको दूर करने के लिए धर्मेंद्र शर्मा लोकस का अध्यक्ष होके जब जिस उमेश जी को जानता भी नहीं है उसका नेतृत्व स्वीकार कर सकता है, तो फिर दूसरे साथी को इस पर जबरदस्ती करके कि हम ही सब कुछ है, हम ही कुछ कर रहे हैं, और समाज देख रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ साथी तो हैं कि अपने जिला से बाहर नहीं हो रहे हैं और अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के मन में पहले ये आना चाहिए, मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि आप लोहार बनिए, लोहार का समस्या का समाधान कर लीजिए, फिर आपस में हम सदपुटौल भी कर लेंगे अगर के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अति सुंदर। समस्या का समाधान एकमात्र है कि अगर कोई भी निर्णय हो, अगर हमको वोट नहीं करना है तो सामूहिक निर्णय लेंगे, अगर हमको भाजपा को वोट करना है तो सामूहिक निर्णय लेंगे, जदयू राजद को वोट करना है तो सामूहिक निर्णय लेंगे, नहीं वोट करना है, खुद चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए भी धर्मेंद्र शर्मा के पास रणनीति है। अगर लोग इस पर बैठे तो हम बताते हैं कि क्या होने वाला है। अगर इसके लिए, लेकिन इसके लिए करना होगा, और इसके लिए जान लीजिए ये राजकिशोर शर्मा जी राजनीतिक पार्टी बना ली है, जमानत नहीं बचेगी। सुरेंद्र पंचाल जी घूम रहे हैं, उनकी जमानत नहीं बचेगी। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। उसके लिए जब तक आपके पास कोई नीति नहीं होगा, क्या एक लोहार के वोट से हम अपनी जमानत बचा लेंगे? हम चुनाव लड़ने वाले हैं, बन जाएंगे क्या? कि अगर कोई अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचवा ले और हमको वायरल कर दे और भेज दे कि हम अमित शाह जी के साथ हैं, तो क्या हम अमित शाह जी का उनका हम रिश्तेदार मान लें क्या? कोई नित्यानंद राय जी के साथ, अब कोई नीतीश जी के कह रहे हैं कि बड़ा खास लोग हैं। अरे भाई, तुमको तो बगल में बैठे नहीं करता है, हम खास कैसे मान लें? सही बात। तो ऐसे नीतियों से मैं स्पष्ट कहता हूं कि आप अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कुछ तो त्याग कीजिए। बिहार में लोहार समाज संवैधानिक अधिकार के लिए एक लंबे समय से संघर्षरत है, और इसी बीच में तरह तरह के समस्या, चाहे जाति आधारित गणना हो या कोर्ट का मामला हो, मूल लोहार की मामला हो, तरह तरह के बीच में आ जा रहा है। अभी तक हमको नहीं जानकारी है, इसलिए हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे संवैधानिक संकट से निपटने के लिए, जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के संवैधानिक अच्छे अधिवक्ता, लॉयर के हैं,
सकते हैं कि इनसे राय लिया जाता है या अभी तक नहीं है, थोड़ा सा बताने के काम करेंगे। देखिए, जहाँ तक अच्छे अभियंता की बात है, आप जानते हैं कि भारत में तो ऐसे ऐसे वकील हैं जिनका एक दिन का फीस है 7 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपया। आपको वो वकील रखने की कैपेसिटी नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो संसाधन है, मैंने एक बात और पहले कही थी लोगों को, इस पर लोगों का ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि वो अपने संगठन के नज़र से, अपने नेतृत्व के नज़र से देखते हैं। मैंने कहा था कि बिहार में जो अपने समाज के जितने वकील हैं, एक तो वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको बाहर निकालिए, उनके बीच बैठिए, उनकी राय मशविरा आनी चाहिए। आखिर वो वकील हैं, उनके पास भी तो कोई जानकारी है ना, छोटे हों बड़े हों। अब एक वकील साहब है, वो एक कार्यकर्ता की तरह दिन भर डिबेट करते रहते हैं। खैर, तो वो आप ही के यहाँ के हैं। तो मेरा मानना है कि एक अच्छे वकील के लिए, आप जानते हैं कि बड़े से बड़े वकील भी केस हार जाता है, कपिल सिब्बल भी हैं, राम जेठमलानी भी। तो वो आपके केस जो होता है वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर। आप कितना भी अच्छा वकील रख लीजिए, आपका सब्जेक्ट अगर दुरुस्त नहीं है तो आपका केस आप नहीं जीत पाइएगा। तो केस की जानकारी, तो उसके लिए हमारे पास जो भी एविडेंस है हमारे समाज के जिन लोगों के पास, वो पोथा है। पोथा से काम नहीं चलेगा। सारे लोगों को उस पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना चाहिए और निश्चित तौर पर एक ऐसे वकील की जरूरत है जो लगे कि वह किसी जज से कम नहीं है और उसका अप्रोच वहां तक हो। क्योंकि आजकल क्या है कि आप देख लीजिए, अभी के जमाने में ये पहले वाला समय नहीं है अभिराम बाबू। निश्चित तौर पर हम तो समझते हैं अब कोर्ट भी बिक रहा है, आजकल सब कुछ मैनेज हो रहा है। ये बात तो इसमें नहीं बोलना चाहिए, परंतु जो दिख रहा है हम लोगों को, व्यथित हैं हम, तो हम तो किसी पर आरोप लगाएंगे ना। ये हम लोगों का आरोप है कि आखिर हो क्या रहा है कि संविधान आपका रिपोर्ट कहता है, इथनोग्राफी रिपोर्ट कहता है, आपका वो ये कहता है, आप कमार के लोहार में शामिल कर देते हैं और एक गलती को छिपाने के लिए सरकार 1000 गलतियां कर रही है। दूसरे तरफ आपका जो कोर्ट का मामला है, आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं से हमारे साथ अन्याय अगर नहीं करती तो सुनील राय वर्सेज गुड्डू के मामले में इंडिविजुअल जजमेंट आना चाहिए था, न कि समाज का ही अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए था। और उसमें बिहार सरकार ने एक जितना बार भी पत्र लिखा, इन्होंने डिमांड किया, ये गलती की थी जो सब लोग जानते हैं। परंतु जहाँ तक वकील की बात है, एक बेहतर वकील आपके समाज में नहीं है, निश्चित तौर पर अलग से ही रखना पड़ेगा। परंतु वह वकील कैसा रखिएगा वो देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो कि वो भी अभी तक बेहतर वकील हम लोग रखे नहीं ना, ऐसा नहीं रखे हैं। यही कारण है। मेरा फोकस उसी बिंदु पर था। जब हम कैसे संकट से गुजर रहे हैं, हमको बेहतर वकील की भी जरूरत है और हम लोग विभिन्न चीजों में अपने मन से जो निर्णय ले लेते हैं और अलग अलग निर्णय पर कायम रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। उस पर मेरा इशारा था। निश्चित मैंने तो आपसे बात का ही समर्थन किया कि हम लोगों को करना क्या चाहिए था। तो वहाँ मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि संगठन अपने जगह है, नेतृत्व अपने जगह है। जिन लोगों की भी इच्छा शक्ति आई है राजनीति करने का या सामाजिक कार्य करने का, उसकी हम सराहना करते हैं। परंतु ये सामाजिक मुद्दे पर हम लोगों को ऑन फ्रंट हम लोग बैठ के इस पर निर्णय लें कि आखिर करना क्या। जैसे अब मान लीजिए कि हम किसी अच्छे वकील से राय लेंगे तो पैसा लेगा तब राय देगा। जब तक पैसा का अभाव रहेगा तब तक हम अच्छे वकील के पास नहीं जा पा रहे हैं। हम भी अगर केस में सही पूछिए, ईमानदारी से मैं अपनी बात आपको रख रहा हूँ के अभाव में हम बेहतर वकील के पास नहीं जा सके। अन्यथा मेरे केस को पॉइंट देखिए, मैंने सिर्फ 3 डिमांड किया था, कास्ट, कैटेगरी और फिक्सेशन था मेरा। यानी मेरा कैटेगरी भी फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स क्या था, आपने 2016 में दिया तो कैसे दिया था, इसका जवाब बिहार सरकार न देता। लेकिन इसको हमारे कुछ साथियों लोगों ने बड़ा घुमा घुमा के समाज को इतना दिग्भ्रमित कर दिया कि हमको केस को क्लोज करवाना पड़ा। पटना में 2-3 दिन का कार्यक्रम कीजिए कि ताकि बिंदु और लक्ष्य कायम हो जाए।
जी हाँ, तो इसके लिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई कुछ नहीं करेंगे तो मैं निश्चित कुछ करूँगा। और इसके लिए मैं समाज के लोगों से मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ कि मैं लोकस का अध्यक्ष हूँ, ये दिमाग से आप हटा लीजिए। मैं एक लोहार हूँ, एक सामाजिक प्राणी हूँ, समाज का हित चाहता हूँ। समाज के मुद्दे पर हम बैठ के एक निर्णय हम ले सकते हैं। इसमें औरंगाबाद आपका भरपूर समर्थन हर एक क्षेत्रों में करेगा। तो मैं अमित राज जी से भी निवेदन करूंगा, मैं सुनील जी हाजीपुर जी से भी मैं निवेदन करूंगा, चाहे वो दीनानाथ जी हो, दयानंद जी हो, राजकिशोर ठाकुर जी हो, अरुण शर्मा जी हो। तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें villageline24x7@gmail.com पर अभी मेल कीजिए। हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट।